आज हम इतिहास का एक बहुत ही गंभीर और जरूरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मैं हूं आपका दुर्गा सर और दुर्गा सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, क्लास 9 एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 49 एंड 50। वीडियो को पूरा देखें। सो लेट्स स्टार्ट। साल 1945, वसंत का मौसम। जर्मनी में 11 साल का लड़का था हेलमुट। वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था और उसने अपने माता पिता को बहुत ही दबी आवाज में बात करते हुए सुना। और वो कोई आम बातचीत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके पिता, जो एक जाने माने डॉक्टर थे, वो अपनी पत्नी से पूछ रहे थे कि क्या अब वक्त आ गया है कि वो उस पूरे परिवार को मार दें या फिर उन्हें अकेले ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये डर किस बात का था। हेलमुट के पिता ने अपनी पत्नी से जो कहा वो इस पूरे मामले की जड़ है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, अब मित्र राष्ट्र मतलब एलाइज हमारे साथ वही करेंगे जो हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया। तो ये सिर्फ अपनी जान बचाने का डर नहीं था। ये एक अपराध बोध था। बिल्कुल, ये एक गहरे अपराध बोध और बदले का डर था। उन्हें पता था कि उन्होंने क्या किया है और अब उसका नतीजा क्या हो सकता है। उसे जंगल में ले गए। वहां उन्होंने साथ में अपना आखिरी खुशी का दिन बिताया, कुछ पुराने बच्चों के गाने गाए। लेकिन उसके बाद उसके कुछ ही समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली। और हेलमुट को वो मंजर आज भी याद है कि कैसे उसने अपने पिता की खून से सनी वर्दी को घर की अंगीठी में जलते हुए देखा। सोचिए उस बच्चे की मानसिक हालत के बारे में। इस घटना का उस पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने अगले 9 सालों तक घर पे खाना नहीं खाया। उसे डर था कि उसकी माँ उसे जहर दे देगी। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है। जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, हेलमुट के पिता एक नाजी थे और एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। हाँ, और उनकी कहानी हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है कि ये नाजीवाद असल में था क्या। ये सिर्फ कुछ हिंसक घटनाएं नहीं थीं, ये दुनिया और राजनीति को देखने का, सोचने का एक पूरा सिस्टम था। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद यही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नाजीवाद की जड़ें कितनी गहरी थीं, हेलमुट के पिता ने आत्महत्या की और उनके इस डर का आधार क्या था। 45 आते आते जब जर्मनी ने सरेंडर किया, तब तक तो हिटलर, और उसका प्रोपोगेंडा मंत्री गोएबल्स, गोएबल्स और उसका पूरा परिवार सबने बर्लिन के एक बंकर में सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली थी। वो जानते थे कि अब हिसाब का दिन आ गया है। और वो हिसाब हुआ न्यूरेमबर्ग में। युद्ध के अंत में नाजी युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण यानी इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई। जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। है ना? इससे पहले तो जीतने वाला देश हारने वाले देश के सैनिकों को या तो मार देता था या बंदी बना लेता था। एक प्रॉपर कानूनी मुकदमा, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। ये तो नया था। बिल्कुल नया। ये इतिहास में एक मील का पत्थर था। पहली बार दुनिया कह रही थी कि युद्ध के दौरान किए गए अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि वो लोग भी जिम्मेदार होते हैं जो नीतियां बनाते हैं। और उन पर आरोप क्या थे? 3 मुख्य आरोप लगाए गए। पहला, शांति के विरुद्ध अपराध मतलब क्राइम्स अगेंस्ट पीस। यानी बिना किसी वजह के एक आक्रामक युद्ध शुरू करना। सही। दूसरा, युद्ध अपराध वॉर क्राइम्स, जैसे निहत्थे नागरिकों के साथ बुरा बर्ताव करना। और तीसरा, जो सबसे भयानक था, वो था मानवता के विरुद्ध अपराध, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। एक मिनट, मानवता के विरुद्ध अपराध, ये सुनने में बहुत गंभीर लगता है। युद्ध अपराध और इसमें क्या फर्क था? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध की आड़ में जर्मनी ने एक नरसंहार युद्ध छेड़ा था, एक जेनोसाइडल वॉर। जिसका मकसद सिर्फ जमीन जीतना नहीं था। नहीं, उसका मकसद था कुछ खास नस्ली और सामाजिक समूहों को पूरी तरह से मिटा देना। यहूदी, जिप्सी, पोलैंड के नागरिक और यहाँ तक कि वो जर्मन नागरिक भी, जिन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य चुनकर मारा गया। और आंकड़े तो दिल दहला देने वाले हैं। 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलिश नागरिक। और 70,000 विकलांग जर्मन। इनके अलावा हजारों राजनीतिक विरोधी। ये संख्याएं इतनी बड़ी हैं कि कल्पना करना भी मुश्किल है। और जिस तरीके से ये सब किया गया, वो अभूतपूर्व। नाज़ियों ने मारने के लिए फैक्ट्रियां बना दी थीं। ऑश्विट्ज जैसे हत्या केंद्र, किलिंग सेंटर्स, जहां लोगों को जहरीली गैस देके मारा जाता था। ये कोई लड़ाई के जोश में की गई हत्या नहीं थी। ये एक कोल्ड ब्लडेड इंडस्ट्रियल स्केल मर्डर था। बिल्कुल,
एक पूरा सिस्टम इस काम में लगा हुआ था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में मारा जा सके। और यहीं पर मानवता के विरुद्ध अपराध का कॉन्सेप्ट इतना जरूरी हो जाता है। हाँ, ये पहली बार था जब दुनिया कह रही थी कि एक सरकार अपने ही नागरिकों के साथ क्या करती है, ये सिर्फ उसका अंदरूनी मामला नहीं है, ये पूरी इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है। तो जब इतने भयानक अपराधों के लिए न्यूरमबर्ग में मुकदमा चला, तो जाहिर है सजा भी उतनी ही भयानक मिली होगी। यहीं पर कहानी एक हैरान करने वाला मोड़ लेती है। क्या हुआ? इतने बड़े पैमाने पर हुए नरसंहार के बावजूद ट्रायल में केवल 11 प्रमुख नाजियों को मौत की सजा सुनाई गई। क्या सिर्फ 11? 60 लाख लोगों की योजना बनाकर हत्या करने के बाद सजा सिर्फ 11 लोगों को? ये तो यकीन करना मुश्किल है। हाँ, सिर्फ 11। कई अन्य को आजीवन कारावास या उससे कम की सजा हुई। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या सबूतों की कमी थी? नहीं, सबूतों की कोई कमी नहीं थी। नाजियों ने अपने हर काम का हिसाब किताब बहुत बारीकी से रखा था। दस्तावेज, तस्वीरें, गवाह, सब कुछ था। वजह कुछ और थी। तो फिर क्या वजह थी? वजह ये थी कि मित्र राष्ट्र एलाइज इस बार हारे हुए जर्मनी पर उतने कठोर नहीं होना चाहते थे जितने वे पहले विश्व युद्ध के बाद हुए थे। पहले विश्व युद्ध? तो क्या न्यूरमबर्ग के फैसलों का कनेक्शन पहले विश्व युद्ध से था? बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगभग हर कोई ये मानने लगा था कि नाजी जर्मनी और हिटलर के उदय की जड़ें कहीं ना कहीं पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ हुए बर्ताव में छिपी थी। एकदम सही। मित्र राष्ट्रों को ये डर था कि उन्होंने पहली बार जो गलती की थी उसे दोहराना नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये बात थी। लेकिन वो गलती थी क्या? पहले विश्व युद्ध के बाद ऐसा क्या हुआ था जर्मनी में जिसने हिटलर जैसे तानाशाह के लिए जमीन तैयार कर दी? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जर्मनी पर वर्साई की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्साई थोपी गई, जो एक बहुत ही अपमानजनक संधि थी। बहुत ज्यादा। उसमें एक वॉर गिल्ट क्लॉज था जिसके तहत युद्ध शुरू करने की सारी जिम्मेदारी अकेले जर्मनी पर डाल दी गई। और इसका असर क्या हुआ जर्मनी पर? असर बहुत गहरा हुआ। जर्मनी को न सिर्फ अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ा बल्कि उसकी सेना भी बहुत छोटी कर दी गई। और सबसे बड़ी बात, उस पर युद्ध के हर्जाने के तौर पर एक बहुत बड़ी रकम थोप दी गई, जिसे चुकाना उसके बस में नहीं था। बिल्कुल नहीं था। इससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। लोगों की नौकरियां चली गईं, महंगाई आसमान छूने लगी, देश में एक राष्ट्रीय अपमान और बेबसी का माहौल बन गया। तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा और कड़वाहट भर गई होगी। और इसी गुस्से और अपमान की भावना को हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने भुनाया। उसने लोगों से बड़े बड़े वादे किए होंगे। हाँ, हिटलर ने वादा किया कि वो वर्साई की संधि के अपमान का बदला लेगा, जर्मनी को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाएगा। उसने जर्मनी की हर मुश्किल के लिए यहूदियों और कम्युनिस्टों को जिम्मेदार ठहरा दिया। और एक हताश देश को हिटलर में अपना मसीहा दिखने लगा। सही कहा। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों को ये डर था कि अगर उन्होंने इस बार भी जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा सख्ती की तो इतिहास फिर से खुद को दोहरा सकता है। कोई और हिटलर पैदा हो सकता है। एकदम। ये एक बहुत बड़ा नैतिक डिलेमा था। एक तरफ नाजियों के अकल्पनीय अपराध थे जिनके लिए कड़ी से कड़ी सजा भी कम थी, और दूसरी तरफ भविष्य की शांति की चिंता थी। लेकिन न्याय का क्या? उन लाखों बेगुनाह लोगों का क्या जिनकी हत्या कर दी गई थी? ये सवाल आज भी पूछा जाता है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। मित्र राष्ट्रों ने एक व्यवहारिक रास्ता चुना। उन्होंने नाजी नेतृत्व के सबसे प्रमुख चेहरों को सजा दी ताकि एक संदेश जाए कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन उन्होंने पूरे जर्मन राष्ट्र को सामूहिक रूप से दंडित करने से परहेज किया। उन्होंने जर्मनी के पुनर्निर्माण में मदद की ताकि वहां लोकतंत्र फिर से पनप सके। तो एक तरह से ये पिछली गलती से सीखने की कोशिश थी, भले ही ये न्याय के आदर्शों पर पूरी तरह खरी ना उतरती हो। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो हरमुत की कहानी से जो डर की एक झलक मिली थी वो असल में पूरे नाजी शासन के अपराध बोध का प्रतीक था। हाँ, और जब न्याय का दिन आया तो न्यूरमबर्ग ट्रायल ने मानवता के विरुद्ध अपराध जैसी एक नई कानूनी परिभाषा गढ़ी, जिसने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि कोई भी सरकार अपने ही नागरिकों पर अत्याचार नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही इन भयानक अपराधों के लिए दी गई सजा अपराधों की भयावहता के मुकाबले काफी कम थी, और इसके पीछे पहले विश्व युद्ध का कड़वा अनुभव था। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाके छोड़ती है।
अगर नाजी जर्मनी का उदय पहले विश्व युद्ध के बाद के जर्मन अनुभव से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ था, तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो अनुभव था क्या? ऐसा क्या हुआ था जर्मनी में जिसने वहां के लोगों में इतनी कड़वाहट भर दी कि उन्होंने एक पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया? क्योंकि एलाइज नहीं चाहते थे कि वो दोबारा वही गलती करें जो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की थी। सबको ये लगने लगा था कि नाजी जर्मनी का उदय कहीं न कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने पर जर्मनी के साथ जो बुरा व्यवहार हुआ था उसी का नतीजा था। तो आखिर वो एक्सपीरियंस क्या था? ऐसा क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जिसने हिटन दिया? इस पर हम अगले सेशन में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये था द राइज ऑफ हिटलर पार्ट 1। वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 49 एंड 50 ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। लाइक, कमेंट और शेयर करना मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दुर्गा सक्सेस। बाय बाय।